टॉपिक है सेल बायोलॉजी का न्यूक्लियस। क्या है न्यूक्लियस? तो पहले न्यूक्लियस का बेसिक सी चीज़ समझो कि जो अपना न्यूक्लियस होता है वो सेल के सेंटर में होता है, जो कि पूरे के पूरे सेल को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। जैसे मान लो कि अपने घर में जो घर का मैनेजमेंट करता है वो कौन होते हैं? पापा। यदि हम बात करें अपने पूरी इंडिया का न्यूक्लियस कौन है? तो मोदी जी। अपने एमपी का न्यूक्लियस क्या है? शिवराज सिंह चौहान। मतलब कि जो अपना न्यूक्लियस होता है वो मेंटेनेंस ऑफ द सेल। यदि हम बात करें कि यदि ये हमारी हो गई सेल और सेल के सेंटर में होता है क्या? न्यूक्लियस। सेल के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। मतलब अपनी पूरी सेल का जो मेंटेनेंस है कौन करता है? न्यूक्लियस। मतलब अपनी पूरी इंडिया का मेंटेनेंस कौन करता है? मोदी जी। लेकिन क्या रियल में मोदी जी करते हैं? नहीं। रियल में मोदी जी थोड़ी कहीं लड़ने जाते हैं, कहीं पैसा बांटने जाते हैं। रियल में कौन करता है? उनके अंदर जो लोग काम करते हैं। जैसे मोदी जी के अंदर अपन ने उनको एजुकेशन मिनिस्टर अलग बना दिए, फाइनेंस मिनिस्टर अलग बना दिए, अलग अलग मतलब वहाँ पे बटे रहते हैं। मतलब न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो कि बाकी चीज़ों को मेंटेनेंस करते हैं। समझ गए? और ऐसे न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? तो इसको यदि हम बाहर बड़ा करके बनाएं तो न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? क्रोमोसोम्स। क्या रहता है? क्रोमोसोम। जो रियल में मैनेजमेंट क्या करते, किसको करता है? सेल की मैकेनिज्म को। मतलब इस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गई, जो भी इस सेल के अंदर बाकी चीज़ें हैं, बाकी की बाकी सारी चीज़ों को न्यूक्लियस मेंटेन करता है, लेकिन रियल में न्यूक्लियस मेंटेन नहीं करता। क्लियर? जो हमारा सेल होता है तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो पूरे सेल का मेंटेनेंस करता है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सारे मैकेनिज्म को मेंटेनेंस करते हैं। क्लियर हुआ? तो अब हम इसको न्यूक्लियस को सेल का मास्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ सेल। और अब इसकी जो बेसिक थ्योरी है, एक एक लाइन हम थ्योरी पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे कि न्यूक्लियस का मेन काम क्या है, उसका कैसा स्ट्रक्चर है, क्या सारी चीज़ें हैं। ठीक? तो यदि अपन यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस का डायग्राम बनाए तो आप देखो ऐसे न्यूक्लियस का डायग्राम बना सकते हो। देखो इधर हमने बनाया, ये देखो जो मैंने वहां पे बनाया था ना, रियल में न्यूक्लियस कुछ ऐसा होता है। ये सेल नहीं है, सेल के बीच में जो न्यूक्लियस था सिर्फ न्यूक्लियस है। मतलब न्यूक्लियस ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, इसमें लिक्विड टाइप का कुछ मटेरियल भरा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ बीच में गैप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। और अब यह न्यूक्लियस के अंदर क्या भरे रहते हैं बेटा? क्रोमोसोम। क्या रहते हैं इसके अंदर? क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। अब क्रोमोसोम दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है यूक्रोमैटिन, एक होता है हेट्रोक्रोमैटिन। इसके अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो दो टाइप्स का होता है। कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर, तुम लोगों ने देखा होगा, कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और इन्हीं क्रोमोसोम्स में कुछ ऐसे तुम लोग देखे होंगे डॉटेड स्ट्रक्चर होता है। कुछ क्रोमोसोम में ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर होता है। तो जो डॉटेड स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? हेट्रोक्रोमैटिन। और जो नॉर्मल होता है वो होता है यूक्रोमैटिन। अभी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। अब इनके क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं जीन। क्या होते हैं? जीन, जो कि हमारे पूरे के पूरे बॉडी को, पूरी की पूरी बॉडी के सेल को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं, उनके मैकेनिज्म को मेंटेन करते हैं। क्लियर हुआ? तो मतलब जो हमारा न्यूक्लियस था तो सेल के अंदर एक ऐसी स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है जो कि हमारे पूरे के पूरे सेल के मैनेजमेंट को मेंटेन करता है। उसके बाद रियल में जो न्यूक्लियस होता है कुछ ऐसा दिखता है, डबल लेयर्ड होता है, न्यूक्लियर पोर होते हैं, उसके अंदर कुछ फ्लूइड लाइक मटेरियल भरा होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। कुछ थ्रेड लाइक धागे टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोक्रोमैटिन क्रोमोसोम, जो कि हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन होता है। अब इसका जो थ्योरी वाला पोर्शन, न्यूक्लियस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना।
लेकिन न्यूक्लियस के बारे में हम लोगों को बचपन में ही इतना ज़्यादा पढ़ा दिया जाता है कि सब पता रहता है। इस वजह से न्यूक्लियस से ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते कि हम लोगों से ना बने, क्योंकि ये सारे टीचरों को पता रहता है। जैसे हम लोग वो पढ़े थे ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें इतना बढ़िया से पढ़े थे, उतना इसको ज़्यादा बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारे बच्चों को ज़्यादातर पता रहता है न्यूक्लियस के बारे में। क्लियर कि सेल का मेंटेनेंस करता है, ये तो कॉमर्स और आर्ट वालों को भी पता रहता है, इतना कॉमन चीज़ होता है न्यूक्लियस। क्लियर, तो इसके हम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल ल्यूवेनहॉक ऑब्जर्व न्यूक्लियस इन आरबीसी ऑफ फिश। मछली के आरबीसी में सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? ल्यूवेनहॉक ने। डिटेल स्टडी इन ऑर्चिड रूट सेल एंड नेम बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1931, क्रेडिट ऑफ द डिस्कवर गोज टू रॉबर्ट ब्राउन। यदि जो न्यूक्लियस के डिस्कवर करने का क्रेडिट दिया गया है, किसको दिया गया? रॉबर्ट ब्राउन को। और सेल का डिस्कवर किसको दिया गया था? हुक को। क्लियर। is double membrane bound dense protoplasmic body which control all cellular metabolism and enclose the genetic information of the cell। कितना प्यारा पॉइंट लिखा हुआ है, एकदम सुशील टाइप का। क्लियर। क्या लिखा है? न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होती है, बहुत अच्छे से पता है। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल मतलब जीन्स होते हैं जो कि हमारे सेल के हर चीज़ को कंट्रोल करती है। इस लाइन में पूरा न्यूक्लियस की पूरी हिस्ट्री बोल दिया एक ही लाइन में, जो न्यूक्लियस करता है सब कुछ यहीं बोल दिया। उसके बाद न्यूक्लियस इज कंसीडर कंट्रोल और डायरेक्टर ऑफ दिस सेल। क्या चाहिए इस सेल का? ठीक है, कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो डायरेक्टर ऑफ दिस सेल, मतलब सेल के अंदर जितने भी काम होते हैं कौन होता है? न्यूक्लियस। मतलब मोदी जी सारे काम कंट्रोल करते हैं लेकिन खुद नहीं करते, मतलब न्यूक्लियस सारे काम कंट्रोल करता है, ऐसा मतलब थोड़ी कि वो खुद जा के करता है, वो करवाता है, मतलब वो ऑर्डर देता है, डायरेक्टर है वो। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियस इज कंट्रोल बाई हेरिडिटी, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। यही तो है, हेरिडिटी मतलब कैरेक्टर ट्रांसफर, ग्रोथ मतलब बढ़ना, मेटाबॉलिज्म मतलब डाइजेशन, एटीपी जो भी चीज़ें चाहिए ये हो गया। वॉज एक्सपेरिमेंटली प्रूव बाई हैमलिंग, ये तो साइंटिस्ट का नाम दे दिया। कौन सा? एक्सपेरिमेंटली रिमूव, हाँ ठीक है, चलो आ जाओ। फिर ये आ जाएगा न्यूक्लियस इज कंसीडर, ये तो हो गया। अब अपन देखो नेक्स्ट पॉइंट है, if the nucleus of a cell is experimentally removed then unicellular organism will die after some time। मतलब कोई ऐसा सेल है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है, यदि आप उस सेल के न्यूक्लियस को यहाँ से रिमूव कर दोगे तो कुछ टाइम बाद ये सेल क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, क्योंकि कोई कंट्रोल ही नहीं करेगा तो ये मर जाएगी। रिमूव देन यूनिस है ना, आफ्टर सम टाइम। न्यूक्लियस इज वेरी इंपॉर्टेंट जनरली यूकैरियोटिक सेल, मतलब यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि यूकैरियोटिक सेल का पूरा मेंटेनेंस कौन करता है? न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल में डेवलप ही नहीं रहता न्यूक्लियस, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर जनरली, हाँ ठीक है, फिर ये करो और आगे, की बॉडी में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो। यदि कोई सेल्स ऐसी होती है जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस रहते हैं, तो ऐसी सेल जिसके अंदर दो न्यूक्लियस हो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियस हो, यदि आप एक न्यूक्लियस को रिमूव भी कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और दूसरा न्यूक्लियस मेंटेन कर लेगा। न्यूक्लियर अभी हम आगे बताएंगे। फिर अब देखो कुछ सेल होती है, एक होती है सिनोसाइटिक सेल। क्या होती है सिनोसाइटिक सेल? बताओ सिनोसाइटिक सेल क्या होती है? ये होती है सिनोसाइटिक सेल। देखना, ये एक सेल है, समझना ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है सिनोसाइटिक सेल, ये आगे बहुत बार नाम आएगा। ये सेल का ये न्यूक्लियस है, ये बड़ा सा एक ऑर्गेनल्स है सेल का, और इसमें बहुत सारे ऐसे डिवीजन हैं और इनके अंदर कुछ क्रोमोसोम टाइप का मटेरियल है जो सेल का कंट्रोल करता है। ठीक है, जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हम
बोलते हैं। तो इस तरह की सेल को हम क्या बोलेंगे, इस तरह की सेल में जिस तरह में इस तरह के न्यूक्लियस होंगे हम उसको क्या बोलेंगे, सिनोसाइटिक सेल। मतलब दिस टाइप ऑफ सेल आर फाउंड बाय द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। मतलब एक न्यूक्लियस था पहले, उसमें इतने सारे फ्री डिवीजन हो गए और इतने सारे टाइप्स के न्यूक्लियस हमको दिखने लगे। मतलब ये कंप्लीट अलग से एक डेवलप न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन न्यूक्लियस जैसे बिहेव कर रहा है। समझ गए? तो इस तरह को हम क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। एग्जाम्पल है फाइकोमाइसीट्स, फंजाई, एंडोस्पर्म, राइजोपस और बाउचेरिया, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। फिर सिंसाइटियम कंडीशन ऑफ फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ सेल। जैसे देखो समझो, ये सेल है, एक सेल ये है, एक सेल ये है और इसके अंदर एक ही न्यूक्लियस है ये, और यही न्यूक्लियस दोनों सेल का मेंटेनेंस कर रहा है। जब सेल डिवीजन होता है ना तो ऐसा बनता है। इसका एग्जांपल जाएगा एपिडर्मिस ऑफ। तुम लोगों ने पहली बार जब 2-3 बार रिवीजन करोगे ना, अब पूरा बन जाएगा। बहुत हाई लेवल का है ये चीज़ें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेरे को पता है बहुत अच्छे से कि तुम लोगों को नहीं, बहुत सारे लोग यदि इसको पढ़ेंगे ना ये मेरे लेक्चर, तो उनको समझ में नहीं आएगा ये लेक्चर और इनमें व्यूज़ नहीं जाएंगे। क्योंकि बच्चों को क्या चाहिए पता है, हल्का हल्का चीज़ें चाहिए। अब मैं कष्टा इतना, हाँ वो बच्चे जो एकदम टॉपर है ना, जिनको सब आता है, वो लोग देखेंगे तो उनको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन जो नए नए बच्चे हैं ना, उनको नहीं मज़ा आएगा, पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है, इतना हाई लेवल पहली बार ही है ना। तो एपिडर्मिस ऑफ नेमेटोड्स, स्ट्रिप्ड मसल्स। अब देखो न्यूक्लियस का रिप्रेजेंटेशन भाई, तो अपन देखते हैं न्यूक्लियस होता कैसे है। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो सेल है, सेल के अंदर देखो कुछ ऐसा न्यूक्लियस रहता है, ये दिख रहा है ना। और न्यूक्लियस के अंदर ये देखो डीएनए है। ये क्या है न्यूक्लियस के अंदर, डीएनए। समझ गए? हमको ऐसा लगता है न्यूक्लियस तुम लोगों के दिमाग में छप चुका है, छप गया है ना। एक सेल है, सेल के अंदर कुछ फुटबॉल टाइप का स्ट्रक्चर है। अब फुटबॉल के टाइप के स्ट्रक्चर के अंदर क्या भरा हुआ है, धागे बहुत सारे। एक सेल है, बहुत बड़ी एक सेल है, सेल के अंदर कुछ फुटबॉल टाइप का स्ट्रक्चर है और उस फुटबॉल में बहुत सारे धागे भरे हुए हैं। और धागे क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ये हम ऐसा भी देख सकते हो कि ये देखो मैंने न्यूक्लियर पोर बनाया था, याद करो। तो ये पूरा हो गया सेल। अब तुमको यदि दिख रहा होगा धागे धागे टाइप के स्ट्रक्चर थे, मैंने बनाया था वहाँ पे। तो धागे धागे स्ट्रक्चर मतलब कि क्रोमोसोम्स हो गए। सेंटर में बहुत सारे क्रोमोसोम जुड़ के एक ऐसा ग्रुप बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, जो कि प्रोकैरियोट में अच्छा रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्रोमैटिन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर एनवलप, है ना। मतलब ये जो पोल ऐसे याद करो ना, मैंने बनाया था ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। आगे जाने दो बेटा। फिर हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप ऑफ कैरियो, क्या होगा, कैरियोथिका, न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म, ठीक है। क्रोमैटिन नेट, न्यूक्लियर लिटिल न्यूक्लियस राइबोसोम, ठीक है। फंक्शन ऑफ, हाँ, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मेन फंक्शन क्या होता है, पहला फंक्शन क्या बोलेंगे न्यूक्लियस का, क्या, डायरेक्टर ऑफ दी सेल। ये तो पता है, मतलब सेल का मैनेजमेंट करता है। पहला हम देखेंगे जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्या पहला इसका फंक्शन हो जाएगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे, मतलब कि जैसे हमारे जो जो हमारे पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं हम तक कैसे आते हैं, जीन के थ्रू। और जीन कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में। जो हम पे हमारे मम्मी और पापा के कैरेक्टर्स आए हैं वो किसके थ्रू आए हैं, जीन के थ्रू। और जीन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। मतलब कि न्यूक्लियस आया होगा तो साथ में जीन आए और साथ में क्या आ गए, कैरेक्टर। तो पहला हो जाएगा क्या, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा हो जाएगा ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट हो जाएगा इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। सेल डिवीजन में कैसे हेल्प करता है, जैसे मान लो पेरेंटल सेल है, इसका न्यूक्लियस n मतलब 2n है, तो डिवाइड होकर 2 सेल बना देगा।
तो ये जब ये न्यूक्लियस या क्रोमोसोम डिवीजन होता है तभी तो दो नई सेल बनती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म, कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब कि जैसे हमारी बॉडी में जो सेल हैं, तो कौन सी सेल कितना एटीपी खाती है, कौन सी सेल को कितनी एनर्जी चाहिए, कौन बताता है, सब कि न्यूक्लियस ही बताता है, तो इसका कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आ जाएगा, समझ गया, कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी को कितनी एनर्जी चाहिए, कितना एनर्जी ज़्यादा है कम है, ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आ जाएगा वेरिएशन, क्या जाएगा, वेरिएशन। वेरिएशन मतलब कैसे वेरिएशन करता है, तो जैसे देखो जो हम पेरेंटल कैरेक्टर होते हैं, क्या सारे के सारे कैरेक्टर हम तक आते हैं, जो मम्मी पापा के कैरेक्टर्स होते हैं कुछ कैरेक्टर्स हम तक आते हैं, पूरे कैरेक्टर सेम टू सेम नहीं आते। तो जो पेरेंटल कैरेक्टर हम तक आते हैं वो किसके थ्रू होता है, जीन, वो न्यूक्लियस के थ्रू ही। तो ये हो गया, इसके क्या हो गए, फंक्शन, ठीक है। अब देखो जैसे हमारा न्यूक्लियस में मैंने तुमको क्या बता दिया, उसका पहले थोड़ा सा हिस्ट्री बता दिया, उसका स्ट्रक्चर बता दिया, उसका फंक्शन बता दिया, इतना सफिशिएंट है न्यूक्लियस में। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, सेल डिवीजन नहीं रहेगा। एक टॉपिक हम छोटा सा जूलॉजी पढ़ेंगे, स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन्स इंपॉर्टेंट नहीं है, एक चैप्टर आता है, एक क्वेश्चन आता है सिर्फ स्केलेटन, ये तो तुम लोग वीडियो में होगा नोट कर लोगे। वेरिएशंस मतलब कि जो पेरेंट्स के कैरेक्टर हम तक आते हैं ना, तो सारे कैरेक्टर सेम नहीं आते, कुछ कैरेक्टर अलग अलग आते हैं, समझ गए। अब थोड़ी सी जो